चलो क्लास 10 शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्लास आप लोगों का था इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। तो आज हम लोग सेकंड क्लास में मैं ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक साथ करा लिया था फर्स्ट क्लास में। अभी सेकंड क्लास में मैं लेक्चर 3 करा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, लॉ है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओहम्स लॉ। कोई भी बच्चा एटलीस्ट अगर वो किसी भी तरह ऐसे 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 करके किसी भी तरह अगर माध्यमिक तक आ जाए, वो बच्चे को कुछ आए या ना आए, ओहम्स लॉ जरूर आता है। साइंटिस्ट ओहम के नाम से ये लॉ दिया गया। सो ओहम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओहम। Ohm's law gives relation between two electric quantities. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्वियसली करंट क्या है वो भी जान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी जान लिया, यस और नॉट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट क्या है वो भी जाना और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी हम लोगों ने जाना है। तो साइंटिस्ट ओहम ने पोटेंशियल डिफरेंस यानी V एंड करंट यानी I, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप किया और उसी को बोलते हैं ओहम्स लॉ। क्या बोला? साइंटिस्ट ओहम्स ने पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के बीच में एक रिलेशन तैयार किया। इट्स नोन एज Ohm's law. Ohm's law gives a relation between two electric quantities. One is potential difference. सेल के दो एंड के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या पास हो रहे हैं? क्या पास हो रहे हैं? करंट। देखो थोड़ा ध्यान दो, एक बल्ब लगाया, करंट का ग्लो देख रहे हो? ग्लो देख रहे हो? एक बल्ब, अरे एक बैटरी लगाया। अभी देखो दो सेल लगाया, दो सेल लगाने के बाद ये देखो ग्लो और ज्यादा हुआ। तीन सेल लगाने के बाद क्या हुआ? ग्लो और भी ज्यादा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना आई, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना आई। समझ में आया कि नहीं आया? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। Ohm's law state that the current I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference V across its ends provided its temperature remain the same। यानी अगर ये सर्किट डायग्राम का पूरा जो टेम्परेचर है और जो मटेरियल है वो अगर कांस्टेंट रहे, तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो I भी भरेगा और अगर I बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये एनिमेशन के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। एक सेल लगाया तो ग्लो किया था, दो सेल लगाया तो ग्लो किया था, तीन सेल लगाया तो ग्लो किया था। सो दिस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये देखो, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। यानी आपको LATM यानी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल सेम होने से ही ये रूल एप्लीकेबल है। तभी V वेरीज एज आप I लिख सकते हो। V वेरीज एज I का मतलब क्या होता है? हम लोग लिख सकते हैं V by I इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। हम लोग क्या लिख पाएंगे? V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। V वेरीज एज I मतलब क्या है? V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट।
इस कांस्टेंट को हम लोग आर पकड़ते, कुछ भी पकड़ सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी पकड़ सकते हो, लेकिन हम लोग बाद में देखा ये जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर है। अभी आप लोग पूछोगे रेजिस्टेंस क्या है, धीमे धीमे हम लोग समझ जाएंगे। तो आर जो है वो रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या है, V इजिकल टू आई आर, हेंस V इजिकल टू आई आर, दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। समझ में आया? यानी साइंटिस्ट ओहम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, दो कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप किया। उन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल अगर कांस्टेंट रहे तो एक सर्किट के बीच में से, एक मटेरियल के बीच में से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। ये एनिमेशन के साथ आप लोगों ने ये देखा भी, तो आशा करता हूं समझ में आया। और उस रिलेशन को अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे तो V वेरीज एज I, यानी V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इस कॉन्स्टेंट को हम लोग एक R पकड़ लेते और R इज नोन एज द रेजिस्टेंस, देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर, यानी V इज इक्वल टू आई आर इज द, दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। अभी अब बात आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखो इस दुनिया में चलते वक्त हर वक्त हम लोगों को क्या मिल सकते हैं, बाधा मिल सकता है। यस और नॉट? क्या मिल सकता है, बाधा मिल सकता है। यस और नॉट? जैसे कि सोचो आप यहां से कुछ दूर जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, ये भी बाधा। जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा नहीं है, यानी बीमारी के अगेंस्ट में आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा नहीं है। तो चलो हम लोग रास्ते से चल रहे हैं, सोच लो हम लोग रास्ते से चल रहे हैं और बहुत ज्यादा बाधा, मतलब हम लोग को ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बहुत सारे। एक जगह पर सोचो तुम भी गए हो, एक को बुखार हो गया दूसरे को नहीं हुआ, मतलब एक का रेजिस्टेंस पावर अच्छा था दूसरे का रेजिस्टेंस पावर अच्छा नहीं था। उसी तरह से करंट का फ्लो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे 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 चलते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चलते वक्त अगर कोई बाधा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? ओके, ये देखो एनिमेशन के साथ थोड़ा देख लो। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इस तरह सा लगा दिया तो व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर। देखो अगर ज्यादा एटम्स हुआ ना तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट इज लेस। व्हेन एटम्स आर लेस रेजिस्टेंस इज लेस, यानी करंट इज हाई। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट opposes फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। किसी भी चीज को, फ्लो को अगर अपोज करते हैं, चलने को अगर अपोज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। जिसमें जितना ज्यादा एटम होगा उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा करंट कम होगा। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग दिया है। तो ओहम का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा R इज इक्वल टू, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी R इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आई, यानी ओहम। और उसका दूसरा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, ओहम्स इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। तो कैन यू प्लीज डिफाइन 1 ओहम? आफ्टर सीइंग दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से आप लोग 1 ओहम को डिफाइन कर पाओगे। कैसे बोलोगे बोलो तो? अगर 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, अगर 1 एम्पियर करंट पास हुआ, तो उसके जो करंट मतलब रेजिस्टेंस है हम लोग बोलेंगे 1 ओहम। वेरी सिंपल। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor said to be 1 ohm। नहीं समझे? एक्सप्रेशन से तो समझ सकते हो ना, ये कभी भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है और एंटरटेनमेंट के तरीके से सीखना है। ओहम इज इक्वल टू, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओहम, V का यूनिट क्या है वोल्ट, I का यूनिट क्या है एम्पियर, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख चुके हैं। सो R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी कंडक्टर के 2 एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, अगर उन लोगों के बीच में अगर करंट पास हुआ 1 एम्पियर, देन उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर।
सॉरी 1 ओहम। समझ में आया सर? अभी रेजिस्टेंस, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ऑब्स्टेकल्स मिलता है, मतलब जो फ्लो को अपोज करता है, वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है? लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट क्लियर? तो किस किस के ऊपर निर्भर करता है? LAMT, LAMT, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो। सोचो अभी यहां से 2 किलोमीटर चले, आपको जितना ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, यहां से 10 किलोमीटर चलने में सेम ऑब्स्टेकल्स मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जितना लंबा रास्ता है ऑब्स्टेकल्स उतना ज्यादा ही होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा सोचो तो, बोलो तो मोटा रास्ता पे चलना इजी है ना पतला रास्ता पे चलना इजी है? यानी मोटा रास्ता पे चलने से बाधा यानी ऑब्स्टेकल्स कम है, पतला रास्ता से चलने से। तो मोटा या पतला को हम लोग साइंटिफिकली कैसे समझेंगे? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा हो यानी रास्ता पे इतना मोटा है, यानी चलने में इजी है, ऑब्स्टेकल्स कम है। यानी मोटा रास्ता रेजिस्टेंस कम, मोटा रास्ता रेजिस्टेंस कम। समझे कि नहीं समझे? मटेरियल के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे कि जिसमें एटम ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे कि देखो आर एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा एनिमेशन के साथ देख लेते हैं। देखो इसमें एटम जितना है बढ़ा दिया तो एटम ज्यादा होगा ना, तो क्या हुआ? आर वेरिजेस। अभी देखो दूसरा क्या है? आर वेरिजेस 1/a। यानी देखो इसमें जो ये जो छोटा सा ट्रेन है, ये डब्बे में अगर क्रॉस सेक्शन इतना है तो ठूस ठूस के घुसा रहे हैं ना। इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर, यानी रेजिस्टेंस इज लेस। नहीं समझे? उसी तरह सा इफ वायर इज थिकर, अगर मोटा वायर हुआ तो रेजिस्टेंस इज लेस एंड करंट फ्लो इज हाई। नहीं समझे? हेंस आर जो है वो 1/a यानी क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर कम है तो ये ज्यादा है, ये अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। समझे क्या? दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? देखो ऐसे तो हम लोग जानते हैं आर वेरिजेस एल, आर वेरिजेस 1/a, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आर वेरिजेस L/a। तो इसको अगर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? हम लोग एक कांस्टेंट लेना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ, इसको बोलते हैं रॉ। तो रॉ, अच्छा अभी उसका यूनिट कैन यू प्लीज फाइंड आउट? देखो आप रोह को पहले बाहर करो, इसको, इस रोह को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन। एल क्या है? लेंथ। एंड रोह को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रोह को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रोह को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैन यू प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रोह? रोह इज इक्वल टू RA/L होगा। क्या होगा? रोह इज इक्वल टू RA इन R इज इक्वल टू रोह L/A है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रोह इज इक्वल टू RA/L होगा। समझ में आया ना? ये तो समझ पा रहे हो ना? रोह इज इक्वल टू RA/L। तो अभी रोह का यूनिट खुद भर कर लो भाई। ये क्या है? ओहम। इसका यूनिट क्या है? ओहम। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि SI में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहां पर मीटर स्क्वायर, यहां पर मीटर, 1 मीटर रह जाएगी, यानी ओहम मीटर आएगा उसका यूनिट। तो देखो इसका यूनिट क्या है? ओहम। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? ये मीटर स्क्वायर काटा काटी जाएगा और क्या रहेगा? समझ में आया क्या? सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। सो यहां पर मैंने एक कॉपर का वायर लगाया। अब देखो यहां पर मैंने देखो ये बहुत सारे सेल अगर लगा दिया, उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे, प्लस माइनस। ये है स्विच, कनेक्टेड स्विच। ये मैंने कॉपर का वायर लगाया। करंट एमीटर इज ए डिवाइस
which measure the current. Ammeter is a device which measure the current. एमीटर को हर वक्त सर्किट में सीरीज में लगाना होगा, यानी प्लस जिधर है एमीटर का प्लस इधर लगेगा। मैंने उस दिन दिखाया था क्या, एमीटर का प्लस जो है, एमीटर का प्लस जो है रेड साइन, ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, जो वो प्लस के साथ ही लगाना पड़ेगा बैटरी का। सो देखो ये 30 दिखा रहा है, 30 एम्पियर। अभी सोचो मैंने यहां पर मैंने एल्यूमिनियम का लगाया तो क्या हो रहा है, करंट कम हो गया ना। यानी मटेरियल के ऊपर भी करंट निर्भर करता है, यस और नॉट। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा, तब मतलब इससे भी करंट फ्लो हो रहा है, कॉपर से भी करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए तो करंट कम है ना। समझे क्या? सोचो यहां पर मैंने ग्लास का रॉड लगाया तो अभी क्या है भाई, पास ही नहीं हो रहा है ना, यानी रेजिस्टेंस और भी ज्यादा। तो मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं करता है? सोचो अभी रबर लगा दिया, वो भी तो नहीं होगा ना। रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। समझ में है क्या? ये एग्जांपल समझ में आया पूरा? एनी डाउट? अभी देखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? अब बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। समझ में आया? ओके। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंजेस व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड? देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और खुद करने की कोशिश करो। देखो ये क्या है, ये क्या है, क्या बोला इधर बेटा? इधर बोला कि इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। सोचो ऐसे हम लोग उसका रेजिस्टेंस क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रोह L बाई ए। तो अगर नया जो L है, नया जो L डैश है वो ट्रिपल हो गया ना, 3L हो गया। समझे क्या? यानी L के बदले में अभी नया जो रेजिस्टेंस होगा R डैश, रोह तो सेम ही है ना, कि मटेरियल तो चेंज नहीं किया। रोह कब चेंज होता है? जब मटेरियल चेंज होगा। उसी वायर को ट्रिपल बना दिया, यानी लेंथ को 3L बना दिया, यानी A। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रोह L बाई ए। अच्छा, रोह L बाई ए क्या था? R था, यानी R डैश इज इक्वल टू 3R। यानी नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 3 गुना हो जाएगा। अगर लेंथ 3 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना होगा। समझे क्या? और इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अरे भाई R वेयर इज L, यानी R अगर 3 गुना होगा, अरे L अगर 3 गुना होगा तो R भी 3 गुना होगा। नहीं समझे? अच्छा, इफ इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, इट्स डायमीटर, सोचो डायमीटर पाई R स्क्वायर, ए का वैल्यू जानते हैं हम लोग, पाई R स्क्वायर। यहां पर बोला कि D जो है बोले 3 गुना हो गया, D डैश इज इक्वल टू पहले के 3D हो गया। तो हम लोग R को D बाई 2 लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, पाई D बाई 2 होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? पाई, अभी D जो है वो क्या हो गया, D डैश हो गया, D डैश हो गया ना, D डैश बाई 2 होल स्क्वायर। पाई क्या होगा, D डैश के बदले में अभी क्या बिठाओगे, 3D बाई 2 होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? यहां से आप 3 3 9 को बाहर कर लो। समझे कि नहीं समझे? और रह गया पाई D बाई 2 होल स्क्वायर रह गया। पाई D बाई 2 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अरे ए पाई D बाई 2 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यानी ए क्या हो गया, 9 है, माने नया जो ए डैश है वो क्या हो गया, 9 हो गया। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो अभी बोलो आप क्या होगा, R इज इक्वल टू रोह L बाई ए, यानी ए अभी क्या हो गया, ए डैश। R इज इक्वल टू क्या हो गया, रोह L बाई ए डैश के बदले में 9 लिखोगे। नहीं समझे? R इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू रोह L बाई ए। नहीं समझे? रोह L बाई ए को क्या लिख पाओगे, R, क्योंकि पहला शुरू ही तो हुआ R इज इक्वल टू रोह L बाई ए से, यानी R इज इक्वल टू, मैंने नया जो R है R डैश क्या होगा, 1 बाई 9 ऑफ R।
समझे क्या? यानी अगर उसको डायामीटर को अगर तुम ट्रिपल कर दोगे, उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पहले रेजिस्टेंस का 1/9 हो जाएगा। समझ में आया क्या? कैसे, क्या समझ में आया? क्लियर और नॉट क्लियर? इट्स, देखो इधर देखो, पहला वाला 1 नंबर वाला R इज इक्वल टू 1/R VDS, यानी इफ I इज ट्रिपल्ड, मैंने सॉरी L इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। ये क्या है? R VDS 1/A, और क्या लिख पाओगे? R VDS 1/d², मतलब डायमीटर पर सेम होगा, यानी A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई d²/4। मैं और भी डिटेल्स में समझा दिया। इफ द डायमीटर इज ट्रिपल देन रेजिस्टेंस इज बिकम्स 1/9 टाइम। समझ में आया? पूरा डिटेल्स के साथ मैंने करवाया। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी जिसका ज्यादा है, एटॉम उसका ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, मतलब करंट इतना कम है। इफ रेजिस्टिविटी इज ट्रिपल देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बी ट्रिपल्ड। समझे क्या? अच्छा, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? अगर एक ही सोर्स में लगाया गया तो थिक वायर से ज्यादा करंट पास होगा ना थिन वायर से? ऑब्वियसली when connected to the same source current will flow more easily than in the thick wire than the wire, because we know that resistance is directly proportional to or inversely proportional to A, यानी जितना ज्यादा थिक उतना करंट फ्लो ज्यादा, उतना रेजिस्टेंस कम। समझे क्या? यहां तक पूरा समझ में आया? तो चलो हम लोग लेक्चर 4 में चलते हैं। चलो देखो, सर्किट ऑफ ए टेलीविजन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कुछ पेचीदा वेचीदा इस तरह, इसको हम लोग IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने के पहले थोड़ा बिल्डिंग बनाया क्या, ड्राइंग में एक 2D पिक्चर बनाया ना, उसी तरह से इसको ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है ना बार बार, इसलिए उसका ड्राइंग हम लोग एक 2D में बनाएंगे। लेकिन हर किसी के, जैसे कि इसके लिए एक सिंबल होना पड़ेगा, इसके लिए एक सिंबल होना पड़ेगा, इसके लिए एक सिंबल होना पड़ेगा। समझे क्या? सो क्या है इलेक्ट्रिक सिंबल? ये सेल है, सेल तो ओरिजिनली ऐसा है, लेकिन सेल का सिंबल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बैटरी है, बैटरी मतलब मल्टीपल ऑफ सेल। समझे क्या? की और स्विच, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड और कनेक्टेड स्विच। जैसे कि ये ओरिजिनल ऐसा है, तो ओरिजिनल बार बार ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना। ये है डिस्कनेक्ट। देखो कनेक्टेड स्विच ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ओपन स्विच डॉट नहीं होगा और ओपन स्विच ऐसे खुला होगा, ये है ऑफ। समझे क्या? ये है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये है रियोस्टेट या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बनाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह से एरो दे देंगे, ये देखो। समझे क्या? और ये है, ये जो साइन है इसे वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है। समझ में आया? ये भी वेरिएबल है लेकिन नॉन रेजिस्टेंस है। और ये देखो, ये सारे जो डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापने वाला, एमीटर मैंने दिखाया था। ये जैसे कि वोल्ट मीटर, ये जैसे कि एमीटर, ये है वोल्ट मीटर, सॉरी ये है एमीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट एमीटर, ये है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को V लिखोगे, एमीटर को A लिखोगे। क्या लिखोगे? A। याद रखना जरूरी है, ये बैटरी के प्लस के साथ ही होना पड़ेगा, ये वाला प्लस बैटरी के प्लस के साथ ही होना पड़ेगा। वोल्ट मीटर भी इस तरह से लिखना होगा, प्लस माइनस साथ लिखना पड़ेगा। क्लियर? गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर सेम चीज है। एमीटर से भी हम लोग करंट मापते हैं, वोल्ट गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग करंट मापते हैं, लेकिन इसको लो रेंज का करंट भी इससे मापा जा सकता है। समझ में आया क्या? ओके। ये देखो, ये वायर एक ज्वाइंट जो है कनेक्टेड होता है ना, ये हम लोग ज्वाइंट देते हैं ना इस तरह से, इसका ये ओवरलैपिंग है। वायर क्रॉसिंग मतलब क्रॉस किया, कनेक्टेड नहीं है किंतु क्रॉस किया, यानी जंप मार के जो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका सिंबल ये है। क्लियर है क्या? ये है बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो ऐसे ऐसे बार बार ड्राइंग करना पॉसिबल है क्या? बट दिस वन इज वेरी इजी, दैट्स व्हाई सिंबल इज रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या? अभी टेस्ट टाइम, अभी आप लोग बोलोगे
सेल का ऑब्वियसली एक प्लस एक माइनस, बैटरी का, ये बैटरी का बहुत सारे सेल को मिला के प्लस माइनस हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, एमीटर गोला मार के प्लस माइनस ए लिख के, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे एरो, ये वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर प्लस माइनस, गैल्वेनोमीटर भी प्लस माइनस, की ऑन मतलब ब्रैकेट में देके डॉट एक लिख सकते हो, ये प्लग की और ये टैप की, और ये वायर ज्वाइंट जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये प्लग की ऑफ मतलब ये वाला का डॉट खोल दोगे, और ये टैप की, और वायर क्रॉसिंग, ये है वायर क्रॉसिंग। समझ में आया क्या? एनी डाउट? चलो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर while connecting cell to each other always connect unlike terminals। मतलब प्लस के साथ माइनस लगाओ, माइनस के साथ प्लस लगाओ, ऐसा नहीं कि माइनस, कभी भी बैटरी ऐसे लगाते हो देखा, पिछवाड़े नहीं लगाना नहीं लगाया ना, तो ऐसे लगाते नहीं है ना। सो ये ऐसे होगा। और एमीटर जो है, एमीटर का जो प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली बैटरी का प्लस के साथ लगाना होगा। वोल्ट मीटर का जो प्लस है जो ऑब्वियसली बैटरी के प्लस के साथ लगाना होगा। गैल्वेनोमीटर का जो प्लस है ऑब्वियसली बैटरी का प्लस के साथ लगाना होगा। समझे क्या? For device like ammeter or voltmeter, the side from which current enters is positive plus and the side from current exists in negative। ये देखो, ये देखो यहां से प्लस गया ना, ये देखो प्लस आया, समझे क्या? और निगेटिव के साथ देखो निगेटिव, समझ में आया? एमीटर इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए वो करंट को अच्छी तरह से सारे करंट उसके अंदर से पास होता है। अभी अगर वोल्ट मीटर को हर वक्त पैरेलली लगाएंगे, और देखो ये जो वोल्ट मीटर का प्लस है, ये जो बैटरी का प्लस है, देखो ये भी प्लस जगह इधर प्लस, और ये जो देखो माइनस, और ये देखो माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस ऐसे गया ना, ये देखो प्लस, एमीटर का प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, वोल्ट मीटर की भी माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस। समझ में आया क्या? ये देखो, क्लियर और नॉट क्लियर? As the current is in the circuit is divided, हम लोग जानते हैं जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल, सो इट इज मेड फ्रॉम ए मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का जो होता है ना, वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उससे करंट पास ही नहीं होने देते। सो द करंट इज फ्लो इट्स नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी जब भी हम लोग बैटरी को लगाएंगे यानी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे के साथ लगाएंगे, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एमीटर का प्लस बैटरी का प्लस का साथ होना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का प्लस बैटरी का प्लस के साथ होना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का प्लस बैटरी का प्लस के साथ होना पड़ेगा। साथ में और एक चीज जानना है, एमीटर को जो रेजिस्टेंस है बहुत ही लो है, इसके अंदर सारे करंट पास होता है, और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, करंट डिवाइड हो जाते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और उसके अंदर से करंट पास ही नहीं होता है, लगभग जीरो के बराबर है। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? ऑब्वियसली पैरेलल। किस तरह से? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वोल्ट मीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल इन टू पॉइंट्स। समझ में आया क्या? व्हाट हैपेंस इफ द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल? एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में। एमीटर सीरीज में लगाने के कारण एमीटर तो रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। अगर पैरेलली लगाओगे, इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। सीरीज में अरे पैरेलली लगाया ना, तो पैरेलली लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पैरेलल लगाओ तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, यानी द सर्किट डिक्रीजेस एंड मोर करंट पासेस थ्रू द एमीटर एंड द एमीटर विल बर्न, जल जाएगा। अगर सोचो व्हाट हैपेंस इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड सीरीज, वोल्ट मीटर में सीरीज लगाओगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अभी देखो, व्हेन द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स हाई, क्योंकि सीरीज में लगो वोल्ट मीटर खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सीरीज में लगाओगे और एडअप हो जाएगा, तो पूरा सर्किट में से करंट वोल्ट मीटर नॉट गिव एनी करेक्ट मेजरिंग रीडिंग और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? हाउ मेनी
मिस्टेक कैन यू फाइंड इन द डायग्राम? देखो इस डायग्राम ने आपको मिस्टेक बाहर करना है। देखो पहला ये जो सीरीज में लगाया ना, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, गलत है ना। सीरीज में वोल्ट मीटर लगते क्या, तो क्या होगा, यहां पर एम मीटर होगा, और ये पैरेलल है, ये क्या होगा, वोल्ट मीटर। और क्या है, और क्या है, और क्या है, ये प्लस के साथ, ये प्लस है, ऑब्वियसली इधर प्लस देना पड़ेगा, ये माइनस देना पड़ेगा, और ये प्लस है तो ऑब्वियसली इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा। समझे कि नहीं समझे? और ये था क्या, ऐसे नहीं लिखते हैं ना हम लोग, कोई भी रेजिस्टेंस को इस तरह से लिखते हैं। समझ में आया क्या? सो इस तरह से आप डायग्राम को किस तरह से ठीक कर पाओगे। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। V वेरिएस I हम लोग जानते हैं, एंड V by I इज इक्वल टू R। एक वायर लिया, नाइक्रोम वायर लिया, लेंथ कितना लिया, 3 मीटर, डायमीटर 0.02 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये लिया, वोल्ट मीटर लगाया, ये करंट पास हो रहा, समझ में आ रहा है क्या? तो बैटरी के प्लस के साथ ये प्लस वाला कनेक्शन लगाया, ये प्लस के साथ ये वाला प्लस लगा दिया, कनेक्शन कर दिया। अभी आप रीडिंग लेके जाओ। पहले मैंने नंबर ऑफ सेल कितना लिया, एक ही सेल, आई 1 आया रीडिंग, यहां पर जो आया वैल्यू आएगा ना कुछ, वो 1 दिखाई दिया। पोटेंशियल डिफरेंस 2, एक सेल का 2 पकड़ लो, 2 वोल्ट। तो V by I इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट होगा ना ऑलवेज, तो 1 बाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V by I, V कितना है, V कितना है, 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। समझे क्या? दूसरी बार सोचो, अभी मैंने 2 सेल लगा दिया, कितना सेल लगा दिया, समझ में आया क्या? ये देखो 2 सेल लगा दिया, एनी डाउट? यानी एक सेल का 2 है, दूसरा सेल का 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, नंबर ऑफ सेल 2 और पोटेंशियल डिफरेंस 4, और इधर करंट दिखा रहा है 2, करंट का मेजरमेंट 2 दिखाई दे रहा है, और इधर 4। और एक बार मैंने 3 सेल लगाया, कितना लगाया, 3 सेल, 2 2 2 यानी 6, 3 सेल लगाया, करंट इधर 3 दिखाई दे रहे और 6 दिखाई दे रहे, तो 6/3 कितना होगा, 2, तो कांस्टेंट है ना। तो हम लॉ मान रहे कि नहीं मान रहे? अगर उसी तरह से 4 करोगे तो सेम होगा, यानी वो ऐसे होगा ग्राफ, नहीं समझे? यानी ये अगर 0 हो, ये I हो, ये V हो, ये V अगर हो, तो ये 1 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, नहीं समझे? 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6 एंड 4 के साथ 8, इस तरह से चलते रहेंगे। समझे क्या? 2,1, 4,2, 6,3, एक्सिस ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये एक्स एक्सिस का 2, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या, एक्सिस पता है ना, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये सब समझाना जरूरी है क्या, ग्राफ। तो ये अगर 2 है तो इधर 1 होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को 2,1 यानी एक्सिस का जो वैल्यू है तो पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू है वो एमीटर का यानी करंट का है। तो 2,1, 4,2, 6,3 एंड 4,8। समझे कि नहीं समझे? ये एक लीनियर है यानी स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया क्या? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ ओहम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, नॉट प्रूफ, एक्सपेरिमेंट। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आएगा ही आएगा, गारंटी है। एनी डाउट? थैंक यू वेरी मच।